दोस्तों नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग बच्चों। गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई लोगों, दोस्तों। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चे लोग, आप बताइए। त्योहार आने वाले हैं, होली दिवाली दशहरा है भाई। दशहरा गया, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है बच्चों आप लोगों को। स्टूडेंट्स नमस्कार। क्या क्या तैयारी है दिवाली की आप लोगों की, है भाई। आज हमने भी अपने घर पे वो सामने दिवाली की लाइट जलवा ली, झड़ी वाली चाइनीज लाइट। चलिए। अच्छा नवीन जी, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, बेसिक। ठीक है जी। छुट्टी आपकी 10 तारीख से होंगी, अभी तो आपकी क्लास है। चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, वैसे ही टाइम ज्यादा हो गया। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई। ये टाइप पिछली क्लास में शुरू हो गया था, उस पे जो है बेसिक सवाल हो गए, तभी अच्छा सवाल है। बताओ, 72 सामान को बेचने से एक आदमी को 12 सामान की सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करिए। वैसे तो सोचने के तरीके कई सारे हैं, पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कभी फेल नहीं होता। आप मेंटली उससे दिमाग में कर सकते हैं। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। देखो, जब भी हम किसी सामान को बेचते हैं तो जैसे माना एक वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी, सेलिंग प्राइस है एसपी, तो लॉस क्या होता है भाई। किसी सामान को बेचने से लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। एक वस्तु को बेचने से होने वाला लॉस है। सवाल की अगर लाइन को ढंग से पढ़ें तो लिखा जाएगा कि 72 वस्तुओं को बेचने से एक आदमी को 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। भाई एक वस्तु पे लॉस क्या हुआ, सीपी माइनस एसपी। तो 72 वस्तुओं को बेचने से कितना लॉस होगा, 72 से गुणा कर दो। 72 वस्तुओं को बेचने से कितना लॉस होगा, 72 से गुणा कर दो। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 72 वस्तुओं पे लॉस है, किसके बराबर है। तो सवाल के अनुसार ये 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 72 से गुणा कर देंगे, 72 आर्टिकल पे जो लॉस है 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, हमने इक्वल कर दिया। तो क्या आ जाएगा, 72 एसपी सीपी बराबर कितना आ जाएगा भाई, उधर जाएगा। 72 प्लस 12 84, 84 इंटू सेलिंग प्राइस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पे मेरे दोस्तों एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना बोला है, 980 रुपए। 12 छिंग 72 या 12 सत्ते 84, ये आ जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। एक आर्टिकल का यहां पर कॉस्ट प्राइस 980 रुपए है, तो आपको उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 7 से 980 चला जाएगा 140 बार, तो 14 छिंग 84, 840 रुपए सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 840। कितना आसान सवाल बन गया। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल सा जिसमें आपको रुपीज में निकालना है तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। ये बताएंगे जल्दी से। एक और सवाल, सुलेखा, ऐसा ही थोड़ा सा चेंज है। सुलेखा 1040 में 36 किलो चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ पर बेचती है। पूछा है 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, अगर कोई समझदार बालक है तो डायरेक्ट भी सोच सकता है, लेकिन अगर कोई समझदार बालक नहीं है तो भैया फिर उसको जो है लिखना पड़ेगा। सुलेखा 1040 रुपए खर्च करती है और 36 किलो चीनी खरीदती है।
यानी कि सवाल के अनुसार ये जो 1040 है क्या है, ये 36 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, यानी कि क्रिय मूल्य है। सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदती है। ये 36 किलो चीनी का क्या है, 36 किलो चीनी खरीदी है 1040 रुपए में, ये 36 किलो चीनी का सीपी है। अब खरीदने के बाद वो चीनी को बेचती है, कितना प्रॉफिट होता है, 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। बेटा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है बेटा प्रॉफिट, ये होता है। 1 किलो का सीपी है, ये एसपी है। आप बताओ 36 किलो चीनी पे कितना प्रॉफिट होगा, 36 से मल्टीप्लाई, ये 36 किलो चीनी पे प्रॉफिट होगा। तो 36 किलो चीनी पे जो प्रॉफिट है वो 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ही बोला है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये उधर जाएगा। तो 36 माइनस 10 26, 26 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है ये इधर आएगा, वो 36 किलो चीनी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगर कोई बालक समझदार है तो इस बात को दिमाग में सोच सकता है कि भाई सुलेखा ने 36 किलो चीनी खरीदी और खरीदने के बाद बेची और 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, यानी कि 26 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है वो 36 किलो चीनी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहां पे आपको साफ साफ दिया कि 36 किलो चीनी जो खरीदी थी, 36 किलो चीनी का जो क्रिया मूल्य है वो 1040 रुपए है, डायरेक्ट 1040 रुपए। 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 26 चौका 104, 40 रुपए। तो 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 40 रुपए है। आपसे 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस पूछा है। 1 किलो चीनी 40 रुपए की बिकती है तो 5 किलो बिकेगी 200 रुपए की, 200 रुपए सवाल का आंसर है। बेटा घर से पढ़ के आया करो यार। ऑप्शन नंबर डी। तो एक एक लाइन के वन लाइनर सवाल हैं, पेपर में फुट फुट के सवाल आते हैं मेरे प्यारे, भी बताओ। करिए एक और सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जो मैंने तरीका बताया कभी फेल नहीं होगा। सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को बस आपको ढंग से पढ़ना है। जितनी भी लैंग्वेज है सारी यहां पे करवा रहा हूं सेम टाइप की। 38 गेंदों को 2240 में बेचने पे 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस होता है। एक गेंद का क्रिय मूल्य ज्ञात करें। जी, जिंदगी का मकसद क्या है, एक गेंद का सीपी निकालना। जैसे सवाल बोल रहे वैसे लिख देना है। 38 गेंदों को 2240 में बेचने से, हमने 38 गेंद खरीद के बेची हैं। कितने में बेची हैं, 2240 में। ये क्या है, ये 38 गेंदों का सेलिंग प्राइस है। बच्चों सवाल के भाव को समझो। हमने 38 गेंदों को बेचा है, कितने में बेचा, 2240 में। तो 38 गेंदों का सेलिंग प्राइस है 2240 और बेचने समय 6 गेंदों के सीपी के बराबर का लॉस हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर लॉस हुआ है। मेरे दोस्तों लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, ये लॉस होता है मेरे प्यारे भाई। क्रिय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये एक गेंद पर लॉस है, एक गेंद पर। तो 38 गेंद पर कितना लॉस होगा, अरे गेंद पर लॉस ये है तो 38 गेंद पर कितना लॉस होगा, ये लॉस होगा 38 गेंद पर। 38 गेंदों पर जो लॉस है 38 से गुणा कर देंगे, वो 6 गेंदों के सीपी के बराबर है, 6 गेंदों के क्रिय मूल्य के बराबर है। 38 गेंदों पर लॉस बराबर कर दिया। भाई हमने आपको सिखाया है कि भाई किसी सामान को बेचने से लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। अब 38 गेंदों पे कितना लॉस होगा, 38 से गुणा कर दो। ये जो लॉस है 6 गेंदों के सीपी के बराबर इक्वल कर दिया, ये 6 इधर आएगा तो 38 माइनस 6 हो जाएगा 32। 32 गेंदों का कॉस्ट प्राइस बराबर है 38 गेंदों का सेलिंग प्राइस। आप बोलोगे हां जी सर, आ गया। 38 गेंदों को हमने बेचा कितने में, 2240 में, यानी कि 38 गेंद का जो सेलिंग प्राइस है बच्चों वो कितना है, 2240। ये 2240 आप बोलोगे हां जी सर। तो एक गेंद का क्रिय मूल्य कितना आ गया मेरे दोस्तों, जवाब दो। ये 32 से चला जाएगा 70 बार, अभी 32 सत्ते 224 होता है ना, तो एक गेंद का क्रिय मूल्य आ गया 70 रुपए। सी ऑप्शन आंसर हो गया। मतलब इससे आसान तरीका नहीं पूरी दुनिया में कोई इस सवाल को करने का। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, 2 क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा। 2 सवाल और है,
फिर हम टाइप को बच्चों चेंज करेंगे। बताओ, सवाल जो है वो सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया है 2023 प्री में। जवाब देंगे सीएचएसएल 2023 प्री। तो सवाल में दिया हुआ आयुष, पवन 16,875 रुपए में 70 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बताएं। पवन 16,875 रुपए में 70 वस्तुएं खरीदता है। ये 70 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य 70 वस्तुओं का। पवन 70 आर्टिकल खरीदता है 16,875 रुपए में और 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है। लॉस क्या होता है? एक आर्टिकल को बेचने से इतने का लॉस होता है मेरे प्यारे भाई। तो अगर आप 70 आर्टिकल बेचोगे तो 70 आर्टिकल को बेचने से कितना लॉस होगा ये, और 70 आर्टिकल पे जो लॉस है वो 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्लियर है? यहां से -70 जब इधर जाएगा, -70 जब इधर जाएगा तो 70 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, जब -70 उधर जाएगा 70 5 75, वो 75 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। बोलो हाँ। सवाल में साफ साफ दे कि 70 आर्टिकल का क्रय मूल्य, 70 आर्टिकल कितने में खरीदे? 16,875 में। तो 70 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? 16,875 के बराबर है। आपसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं। बताओ 75 से कितनी बार जाएगा ये? 75 से कितनी बार जाएगा बच्चों? देखो बच्चों, एंड में तो 25 ही आना है, तो ये डी ऑप्शन ही आंसर आएगा हमारे हिसाब से। तो ये 75 दूनी 150 जाएगा, 150 के बाद बचेगा 18, फिर से 75 दूनी 150 जाएगा, बचेगा 375, फिर 75 से जाएगा 5 बार, यानी कि 225 रुपए। तो 225 रुपीज एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। कर पाएंगे? मुझे लगता है कि कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट सवाल, सवाल नंबर 85। मैक्सिमम लेवल है जिसमें सारे आपको अपने जो है जुगाड़ बिठा लेने हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है भाई, कोई हल्की चीज तो ये है नहीं, दिमाग लगाने वाली चीज है। बनाएंगे, जल्दी से करो, बनाओ। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, 60 कुर्सियों को बेचने से प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। अच्छा, 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दिए जाने पर कितने % का लाभ होगा ना? अब मेरी बात को गौर से सुनेगा। देखिए, दुकानदार भी ऐसा नहीं कि कुर्सी बनाता है, एक दुकानदार भी पहले कहीं से कुर्सी खरीद के लाएगा, फिर वो ग्राहकों को बेचेगा। दुकानदार एक मिडिल मैन है केवल। तो पहली लाइन को ढंग से पढ़ के आप मुझे ये बताओ कि 60 कुर्सियों को बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। तो इस लाइन से पढ़ के आप हमें बताओ कि एक कुर्सी के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। इस लाइन को पढ़ के आप हमें ये बताओ। 60 कुर्सी को बेचने से जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सी के सीपी के बराबर है। तो आप यहां से हमें यह बताओ कि एक कुर्सी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। जब हम 60 कुर्सी बेचते हैं तो हमें 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर का लाभ होता है। बताओ, तो एक कुर्सी के सीपी और एसपी का रेशियो कितना है? देखो,
आप जानते हैं कि भाई ये है प्रॉफिट। 60 कुर्सी पे कितना प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों? ये 60 कुर्सी पे जो प्रॉफिट है वो 45 कुर्सी के सीपी क्रिय मूल्य के बराबर है। यानी कि 60 जब उधर जाएगा, 60 प्लस 45 कितना आ जाएगा? 105। तो आप दिमाग में भी सोच सकते थे कि अगर ऐसा है तो 60 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है, 60 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस वो 105 कुर्सियों के सीपी के बराबर है। क्या जाएगा? 15 चौका 60, 15 सत्ते 105। तो सीपी से एसपी का रेशियो आएगा भाई 7 उधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, 4:7। तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया 4:7। एक कुर्सी के सीपी और एक कुर्सी के एसपी का रेशियो 4:7 होगा। ये पहली लाइन से पता चल गया हमें। पहली लाइन से कोई भी बालक निकाल सकता है, पहली लाइन से। यानी कि एक कुर्सी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:7 हो गया, पहली लाइन से पता चला हमें। ठीक है भाई? अरे यार तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं समझते हो आप लोग? कब तक मैं आपको बताता रहूंगा इन बातों को? हद होती है। 60 कुर्सी को बेचने से 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। यानी कि माना 60 कुर्सी आपने 60 रुपए की खरीदी है, तो 45 रुपए का प्रॉफिट कमा के आपने 105 रुपए की बेची है। तो एसपी सीपी से एसपी का रेशियो आएगा 4:7। ठीक, अब सुनिएगा। यानी कि एक कुर्सी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:7 है। लेकिन दुकानदार ने, दिवाली का मौसम आ गया भाई, दिवाली का सीजन आ गया, तो दुकानदार ने एक ऑफर निकाला है। 77 कुर्सी की बिक्री के साथ 21 कुर्सी फ्री दूंगा। तो बताओ दुकानदार को कितने % का लाभ होगा? दुकानदार ये कहता, बाबूजी मेरी दुकान में आओ और आप मुझसे 77 कुर्सी खरीदो, 21 कुर्सी मेरी तरफ से आपको फ्री हैं। बताओ अगर दुकानदार ऐसा करेगा तो कितना प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई? यानी कि दुकानदार ग्राहक से कहता है कि आप 77 कुर्सियों का ही पैसा दो और घर पे कितनी ले जाओ? 77 के साथ साथ 21 चेयर आप फ्री ले जाओ, यानी कि 98 चेयर आप ले जाओ। आप 77 चेयर का ही पैसा दो मुझे, मैं आपको 21 चेयर फ्री दूंगा, मुफ्त कोई नहीं, पैसा नहीं लूंगा। मैं आपको 98 चेयर दूंगा। लॉजिकली सुना क्या मतलब है? आप 77 कुर्सी खरीदो मुझे, मैं आपको 21 चेयर फ्री दूंगा, यानी कि मैं आपको 98 चेयर दूंगा। दुकानदार ये कह रहा है। तो भैया दुकानदार जो है वो 98 चेयर देता है, लेकिन पैसा केवल 77 चेयर का ही ले रहा है, क्योंकि 21 चेयर वो फ्री दे रहा है। आपसे पूछा है दुकानदार को कितना लाभ होगा? क्लियर? ध्यान सुनेगा भाई। दुकानदार पहले कहीं से 98 चेयर खरीद के लाया होगा। दुकानदार एक चेयर खरीद के लाता है 4 रुपए की, तो 98 चेयर दुकानदार ने खरीदी होंगी इतने रुपए की। दुकानदार ने 98 चेयर खरीदने में इतना पैसा खर्च किया होगा। खरीदने के बाद 98 में से 21 चेयर फ्री करी है दुकानदार ने। पैसा कितने का लिया ग्राहक से? 77 चेयर का ही ग्राहक से पैसा लिया है, और एक चेयर वो 7 रुपए की बेच रहा है दुकानदार। तो 77 चेयर कितने की बेचेगा? 77 गुणा 7 रुपए की बेचेगा। यानी कि दुकानदार ने इतना इन्वेस्टमेंट किया और ग्राहक से इतना पैसा ले लिया। तो आप मुझे बताओ दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ? ये हो गया रेशियो। यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। आप सोच पाते हैं तो ठीक है, नहीं सोच पाते तो सवाल को छोड़ दीजिएगा। क्लियर है भाई? ये 7 से चला जाएगा मेरे दोस्तों कितनी बार? 14 बार। ये 7 से 2 बार और ये 11 बार। रेशियो ले लेते हम, ये आ गया 8:11। यानी कि अल्टीमेटली दुकानदार ने 8 का सामान 11 में बेच दिया। दुकानदार को 3 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 8 पर। 1/8 12.5% और 3/8 होता है 37.5%। तो दुकानदार को 37.5% का लाभ हुआ है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल है। बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है। यहां पे 2 सवालों को मिक्स करके बनाया गया है ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है।
और इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। मैंने आपको जितनी भी वैरायटी बन सकती थी सारी समझा दी। अब आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप रिपीट करके देख लेगा प्राची, ज्यादा समय नहीं इसको समझाने का। अगला टाइप 86 नंबर। चलिए, ये सबसे सिंपल सवाल है जो मैं अभी आपको टाइप समझाऊंगा, ये सबसे आसान है। देखो ध्यान इस बात का रखना, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को ही, क्रिया मूल्य को ही बेस मान के निकाला जाता है। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी यानी कि क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को बेस मान के। ठीक है भाई। एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपए थी। एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदे, दोनों की कीमत 4158 है, यानी कि दोनों वस्तुएं सेम कॉस्ट प्राइस की हैं, दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य सेम है। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी है सेम दाम में, जितनी पहली वस्तु जितने रुपए की है दूसरी वस्तु भी उतने ही रुपए की खरीदी है। बोला है उसने पहली वस्तु को 15% के लॉस पर बेचा, 15% के लॉस पर। बोला गया है दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए जिससे कि कोई लाभ या हानि प्रतिशत अर्जित न हो। देखो मेरी, आप खुद ही सोचो कि आपकी नौकरी नहीं लगी और आपने परचूने की दुकान खोल ली। आप दो सरफ के पैकेट खरीद के लाए, ये भी सरफ 100 रुपए का है, ये भी सरफ 100 रुपए का है। आपको पहले पैकेट पे 15 रुपए का नुकसान हो गया, तो दूसरे पैकेट पे आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाए, ओवरऑल जीरो रहे, ना लाभ हो ना हानि हो। अगर पहले पे 15% का नुकसान हो गया तो दूसरे सर्फ के पैकेट को 15 रुपए के प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। भाई एक सामान पे 15 रुपए का नुकसान हो गया, दूसरे पे 15 का प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल जीरो आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो दूसरे को 15% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। बी ऑप्शन। इससे आसान सवाल तो दुनिया में बनता ही नहीं है कोई। ठीक है भाई। तो ये अगला टाइप है बच्चों, सेम कॉस्ट प्राइस। अगले टाइप का नाम है सेम सीपी। क्या नाम है इस टाइप का? सेम सीपी। ठीक है बच्चों, इसकी एक लैंग्वेज थी, बहुत इजी, इससे आसान सवाल नहीं बन सकता कोई। अगला ये बताओ 87 नंबर, बताओ बच्चों। मैं आपसे पूछता हूं कि इस सवाल को सोच समझ के बताओ, इस सवाल को बनाए। तो रिवीजन करो ना विकास, एलिगेशन नहीं लगेगा, एलिगेशन की जरूरत ही नहीं है आयुष, जरूरत ही नहीं है। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपए थी, प्रत्येक वस्तु की कीमत 3050 थी। उसने एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा। उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, दोनों में से हर वस्तु की कीमत, प्रत्येक वस्तु की कीमत 3050 थी, तो एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, दोनों वस्तुएं सेम कॉस्ट प्राइस है, दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य सेम है, दो वस्तुएं सेम दाम में खरीदी। पहली वस्तु भी 3050 की, दूसरी वस्तु भी 3050 की। लेकिन दोनों वस्तुओं के सीपी का रेशियो क्या है? 1:1। दोनों वस्तुओं के क्रिय मूल्य का अनुपात 1:1 है। 1:1 का मतलब दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य सेम है। पहली वस्तु पे 13% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे 25% का लाभ हुआ। पूछा उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बताओ, दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? स्मिथ का मतलब सक्सेसिव क्यों नहीं लग रहा इसमें जी? स्मिथ का डाउट है। देखो स्मिथ, सक्सेसिव का मतलब है बीच में मल्टीप्लाई, डेविएशन का मतलब है बीच में प्लस। आपने दो वस्तुएं खरीदी, जैसे आपने दो वस्तुएं खरीदी, एक आपने खरीदा सरफ और एक आपने खरीदा साबुन। आप एक सरफ का पैकेट खरीद के लाए, एक साबुन का पैकेट खरीद के लाए। सरफ भी 100 रुपए का खरीदा, साबुन भी 100 रुपए का खरीदा। सरफ को बेचा, सरफ पे
सर्फ पे 13% का फायदा हुआ, साबुन को बेचा, साबुन पे 25% का फायदा हुआ। कुल कितने परसेंट का लाभ हो? कुल का क्या मतलब? कुल का मतलब है सर्फ प्लस साबुन दोनों पर मिलाकर कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। बीच में प्लस का साइन है बेटे, प्लस है। आप परचूने की दुकान खरीदते हो, परचूने की दुकान खोलते हो आप, हर सामान पे अलग अलग फायदा होता है मेरे प्यारे भाई। सरफ पे कुछ और है, साबुन पे कुछ और है, चीनी पे कुछ और है, नमक पे कुछ और है, पत्ती पे कुछ और है, सौंपरस पे कुछ और है। हर सामान पे अलग अलग फायदा होता है। हम आपसे जब ये कहते हैं कि कुल कितना फायदा हुआ, कुल कितना फायदा का मतलब कि सारे सामानों के क्रिय मूल्य को जोड़ो, टोटल इन्वेस्टमेंट पर कुल कितने का फायदा हुआ, प्लस। अगर बीच में प्लस का साइन आता है तो डेविएशन, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है तो सक्सेसिव। दोनों में फर्क है। हमने परसेंटेज में अच्छी तरीके से समझाया है, इसलिए मैं कहता हूं परसेंटेज में बच्चों को 1 महीने तक पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं 1 महीने तक? 1.5 महीने भी पढ़ाता हूं कि परसेंटेज में कहीं समझाए हुए कंसेप्ट ही आगे पूरे अर्थमेटिक मैथ में काम आते हैं। परसेंटेज में पढ़ाए हुए कंसेप्ट भी पूरे अर्थमेटिक में काम आते हैं। परसेंटेज में मैं डेविएशन मेथड समझाता हूं। 1 हफ्ते तक डेविएशन मेथड की क्लास लगती है, 1 हफ्ते तक। बच्चे कहते हैं सर जल्दी निपटाओ जल्दी निपटाओ। मैं कहता हूं बच्चों से भाड़ में जाओ तुम, कि मुझे सिखाना है एक ऐसा मेथड जो पूरे मैथ्स में लगेगा। अब जिस बच्चे ने वो अच्छे से पढ़ा होगा आज वो सब चीज पूछेगा ही नहीं। बेटा ये सवाल ना डेविएशन का है, बीच में प्लस का साइन है, डेविएशन का सवाल है ये, डेविएशन का। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। मैंने क्या सिखाया आपको? अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, ओवरऑल कोई भी चीज निकालनी है, तो बेस वैल्यू का हमेशा रेशियो ले लिया करो। बेस का क्या ले लेते हैं अपन लोग? रेशियो ले लेते हैं, सीपी का रेशियो ले लेते हैं। या दोनों वस्तुओं का सीपी बराबर है। अगर बेस वैल्यू सेम है, दोनों वस्तुओं का बेस सेम है, अगर दोनों वस्तुओं का बेस सेम है, क्रिय मूल्य सेम है, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दोस्तों क्या कर लेना है? एवरेज ले लेना है। ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या ले लेना है? जस्ट एवरेज। दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 13 + 15/2 यानी कि कितना? 25 है। 13 + 25 38/2 19%। एवरेज क्या होता है? दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो। 3 संख्याएं जोड़ के 3 से भाग कर दो। 4 है जोड़ के 4 से भाग कर दो। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए हम केवल एवरेज यानी कि औसत ले लेते हैं। आप कहोगे सर कैसे, और डिटेल में बताओ। हम सर परसेंटेज कुछ पढ़े नहीं है, हम राक्षस आदमी हैं, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं। अगर आपको जानना है कि ऐसा क्यों हुआ तो मेरे दोस्तों आप ये मान लो कि दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य 100 रुपए है। इसका भी 100 रुपए, इसका भी 100 रुपए। दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य 100 रुपए है, दोनों का 100 रुपए है। पहली वस्तु पे 100 रुपए का 13%, 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरी पर 100 रुपए का 25%, 100 रुपए का 25%, 25 का प्रॉफिट हुआ। भाई पहली वस्तु पे 13 का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे 25 का प्रॉफिट हुआ। दोनों वस्तुओं का टोटल क्रिय मूल्य क्या है? दोनों वस्तुओं का कुल मिलाकर, पहली वस्तु 100 रुपए की, दूसरी भी 100 रुपए की, दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य हो गया 200 रुपए। तो 200 रुपए के सामान पर इतने का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना आया? इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एवरेज नहीं आ गया ये? 13 + 25/2 एवरेज नहीं आ गया? 19%। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप परसेंटेज पढ़ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी की आधी समस्याएं खत्म हो जाएं। आधे डाउट बालकों के निबट जाएं, आधे नहीं 90% डाउट खत्म हो जाएं अगर वो सवाल को ढंग से पढ़ना शुरू कर लें और परसेंटेज रेशियो को अच्छे से पढ़ लें। लेकिन मेरी जवान कहते कहते थक जाते, पर बालक मेरी बात को सीरियस नहीं लेते। ना मैं भी परसेंटेज 5 क्लास में खत्म कर सकता हूं, क्यों नहीं करता? कि मुझे कंसेप्ट सिखाना है। परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं कंसेप्ट सिखाने के लिए पढ़ाता हूं। रमाकांत जी कह रहे हैं अगर सेलिंग प्राइस सेम हो तब सर, रमाकांत जी वो टाइप भी आएगा।
अगली शीट में वो टाइप है जिसमें सेलिंग प्राइस सेम होगा। हाँ, नीतीश कह रहे हैं अलग रहेगा, तब अलग रहेगा वो भी बताऊंगा। जितना मैं बता रहा हूं बेटा पहले उतना पढ़ो, जो आप चीज पूछ रहे हो वो आगे आएगी, टेंशन ना लो राहुल। किसी आदमी ने 3 वस्तुएं खरीदी, किसी आदमी ने 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत 3000 थी। एक आदमी ने 3 वस्तुएं खरीदी, तीनों का सीपी सेम है, क्रिय मूल्य सेम है। उसने उस वस्तु को क्रम से 15% लाभ, पहली वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा और तीसरी वस्तु को 15% के लॉस पर बेचा। पूछा उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है। कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है। अगर तीनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा एवरेज। इन तीनों को जोड़ो बेटा, प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस नेगेटिव होता है। तीसरी वस्तु पे 15% का लॉस है, नेगेटिव। तीनों को जोड़ो और 3 से भाग दे दो, ये कट जाएगा, क्या आएगा 10/3। 10/3% का प्रॉफिट है, बी ऑप्शन आंसर है 10/3। बात समाप्त, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल नंबर 89 बनाओ। लेटेस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, पिछले साल का 2022 का। बनाएंगे जल्दी से, वो तो आप पे निर्भर करता है गौरव। 2 वस्तुएं प्रत्येक 200 रुपए पर खरीदी जाती हैं। देखो 2 वस्तुएं हैं, दोनों को सेम सीपी पर, सेम क्रिय मूल्य पर खरीदा जाता है। 2 वस्तुओं को, उनमें से एक को 12.5% के लॉस पर, दो नहीं 3 वस्तुएं मेरे प्यारे भाई, ये 2 नहीं है 3 वस्तुएं हैं। तीन वस्तुएं प्रत्येक 200 रुपए पर खरीदी जाती है, उनमें से एक को 12.5% के लॉस पर बेचा जाता है। 3 वस्तु खरीदी जाती है, तीनों को सेम दाम में खरीदा जाता है। एक वस्तु को 12.5% के लॉस पर बेचते हैं, अन्य 2 वस्तुएं इस प्रकार बेची जाती हैं कि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो। तो दोनों वस्तुओं पर लाभ परसेंट क्या, बाकी दोनों वस्तुओं को इस प्रकार से बेचा जाता है कि पूरे लेन देन पर, यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन में 20% का प्रॉफिट हो, पूरे ट्रांजैक्शन में 20% का लाभ हो पूरे ट्रांजैक्शन में। तो आपसे पूछा है बाकी दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कितने, दोनों वस्तुओं पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है। जवाब देंगे दोनों वस्तुओं पर। करें करें बच्चों। तीन आर्टिकल बेचे जाते हैं, 200 खरीदे जाते हैं 200 रुपए ईच। वन ऑफ देम इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 12.5%। एक वस्तु को 12.5% के लॉस पर बेच। इफ द अदर 2 आर्टिकल आर सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, व्हाट द गेन परसेंटेज ऑन 2 आर्टिकल। दोनों आर्टिकल पे कितना गेन होगा बताओ। बड़ी सिंपल सी बात है, 2 सवालों को मिक्स कर दिया है। 3 वस्तु आपने खरीदी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों आर्टिकल पर मेरे दोस्तों, तीनों वस्तुओं पर तीनों वस्तुएं सेम क्रिय मूल्य में खरीदी गई हैं। पहली वस्तु पे 12.5% का लॉस हुआ, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों वस्तुओं पर, इन दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट होगा। इन दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट होगा बताओ। रिवर्स डेविएशन का सवाल है, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, 3 वस्तुएं हैं, तीनों का जो सीपी सेम है भाई। तीनों के सीपी का रेशियो क्या है, 1:1:1। बात समझ में आई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ये इन दोनों वस्तु पर कुल सीपी, इन दोनों वस्तु पर कुल प्रॉफिट होता है, तो दोनों का टोटल सीपी 1 + 1 2 नहीं आ जाएगा। दोनों का टोटल सीपी 2 नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। वस्तुएं कितनी है 3।
पहली वस्तु पर 12.5% लॉस है, बाकी दो वस्तुओं का सीपी आ जाएगा मेरे दोस्तों 2, तीनों पे मिलाकर 20% का प्रॉफिट है। आपसे पूछा है ओवरऑल कितना हुआ, इस पे इन दोनों वस्तुओं पर कितना हुआ, तो रिवर्स डेविएशन का सवाल है। अगर ओवरऑल 20% है तो यहां भी 20% होना चाहिए, यहां भी 20% होना चाहिए। अगर ओवरऑल 20% का प्रॉफिट है तो यहां भी 20 होना चाहिए, यहां भी 20 होना चाहिए। यहां ₹1 का 12.5% लॉस है, यहां बैलेंस करने के लिए 12.5% एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे दोस्तों, 12.5% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितनी वस्तुओं पर? 2/2, 12.5 2 आ जाएगा 6.25, तो ये 36.25% आ जाएगा। तो दोनों वस्तुओं पर मिलाकर 36.25% का प्रॉफिट है, और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। रिवर्स डेविएशन, जिस बच्चे ने रिवर्स डेविएशन नहीं पढ़ा है उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों ये, बेहतरीन। आगे चलेंगे। अब मैं डेविएशन पे पूरा एक टाइप है, पूरा का पूरा बहुत फेमस। यस, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तक जो आपने करा वो तो सेम सीपी वाले हैं, अगर सीपी अलग अलग हो तो कैसे होगा? ये वाला डाउट आ रहा था ना बच्चों सभी को मन में कि अगर सर दोनों वस्तु का क्रिय मूल्य अलग अलग हो तो कैसे होगा, उसी पर सवाल है। बस आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। ए ने दो वस्तुएं क्रम से 4680 और 7020 में खरीदी। पहली वस्तु को 6% और दूसरी को 14.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था? कुल लाभ प्रतिशत क्या था, यह सवाल है आपके सामने, बताओ। एक बंदा है ए, उसने दो वस्तुएं खरीदी। पहली वस्तु खरीदी है उसने 4680 में, 4680, और दूसरी वस्तु खरीदी है 7020 में। ये दोनों वस्तु के क्रिय मूल्य है अलग अलग, सेम क्रिय मूल्य नहीं है। पहली वस्तु को बेचा 6% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को बेचा 14.5% के लाभ पर। आपसे पूछा है दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। पहला तरीका बेसिक वाला, जिससे कभी आपका आंसर नहीं आने वाला, क्या है? पहली वस्तु का क्रिय मूल्य 4680 है, दूसरी वस्तु का क्रिय मूल्य 7020 है। तो दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? ये दोनों वस्तुओं का टोटल क्रिय मूल्य है। भाई एक आदमी ने दो टाइप के सामान खरीदे, 4680 का, 7020 का। टोटल सामान कितने में खरीदा? टोटल क्रिय मूल्य, ये टोटल क्रिय मूल्य क्या होगा, ये आ गया। अच्छा, पहली वस्तु पे कितना लाभ हुआ? पहली वस्तु पे 4680 का 6%, पहली वस्तु पे 4680 का 6% प्रॉफिट कमाया। भाई नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी, ऊपर है दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। पहली पर 4680 का 6% प्लस दूसरी पे कितना हुआ? 7020 का 14.5%। यानी कि आपने टोटल सामान इतने रुपए का खरीदा और आपको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। बस आ गया ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। परसेंटेज को आंसर परसेंटेज में पूछा है, डायरेक्ट परसेंटेज में ही आएगा। लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। तो भाई हमने आपको क्या सिखाया है? हमने आपको ये सिखाया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो आपको एग्जैक्ट सीपी की जरूरत ही नहीं है, आप सीपी का ले लिया करो बच्चों रेशियो, आप क्रिय मूल्य का अनुपात ले लिया करो। क्रिय मूल्य का अनुपात बताओ, 0 से 0 चला जाएगा और किससे जाएगा? ये है भाई 234 से जाएगा। भाई 2 से काटेंगे ना तो 234, और ये आपका बचेगा भाई 3 बार। 234 से डिवाइड हो रहा है 2 बार और ये 3 बार, 2:3। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। दोनों वस्तुओं के क्रिय मूल्य का अनुपात 2:3 है। पहली वस्तु पे 6% प्रॉफिट है, दूसरी पे 14.5% का प्रॉफिट है। ओवरऑल दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर फर्स्ट प्लस 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 आता है बीच में, दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट है नहीं निकाल सकते। 6%, यहां 14.5 है,
14.5 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 6%। 6% प्लस 8.5% सिखाया मैंने आपको। देखिए अगर डाटा आसान है तो मैं वेटेड एवरेज लगा लेता हूं, डाटा मुश्किल है तो डेविएशन। भाई 6% का प्रॉफिट यहां भी है, 6% का प्रॉफिट यहां भी है, 6% का प्रॉफिट तो होना ही होना है। प्लस एक्स्ट्रा कितना है, या 3 रुपए का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। 3 रुपए का 8.5%, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उस सभी सामान में बट जाएगा। टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी है 2 और 3 5, 5 में इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा बटे 5। 5 से 8.5 जाएगा 17 बार, 17 × 51, 6 में 5.1 जोड़ेंगे 11.1%। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 11.1% का होगा। डी ऑप्शन आंसर है। ये है तरीका। समझ में आया बच्चों? यानी कि ये सारे सवाल डेविएशन मेथड के हैं। ओवरऑल प्रॉफिट इनमें पूछा गया है, डेविएशन से आप निकालोगे। हां जी प्राची, नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 90 था, अब क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 91। एक और सवाल आपके लिए, ठीक है ना? 3 क्वेश्चन और हैं, फिर 3 क्वेश्चन के बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा। जल्दी से करो फटाफट। राधा 10,000 रुपए में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपए में सेंटर टेबल खरीदती है। कंप्यूटर टेबल को 8% प्रॉफिट पर बेचती है। पूरे लेन देन में 10% का लाभ कमाने के लिए सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? उल्टा सवाल है। राधा कंप्यूटर टेबल खरीदती है, कंप्यूटर टेबल, राधा कंप्यूटर टेबल खरीदती है और सेंटर टेबल खरीदती है, सेंटर टेबल। कंप्यूटर टेबल खरीदती है 10,000 रुपए में और राधा सेंटर टेबल खरीदती है 5,000 रुपए में। सीपी का रेशियो क्या है, 5 दूनी 10, 2:1। कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल के क्रिय मूल्य का अनुपात 2:1 है। कंप्यूटर टेबल को बेचती है, कंप्यूटर टेबल को बेचती है 8% के लाभ पर। पूरे लेन देन में 10% का लाभ कमाने के लिए सेंटर टेबल को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए? पूरे लेन देन का मतलब कंप्यूटर प्लस सेंटर टेबल दोनों पर मिलाकर अगर 10% का ओवरऑल प्रॉफिट कमाना है तो सेंटर टेबल को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना चाहिए? आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बट मुझे तो रिवर्स डेविएशन ज्यादा पसंद है। अगर ओवरऑल 10% प्रॉफिट है तो ये भी 10% होना चाहिए, ये भी 10% होना चाहिए। ओवरऑल 10% तभी आएगा जब ये भी 10% हो, ये भी 10% हो, ओवरऑल भी 10% आएगा। लेकिन ये 8 है, 10 से 8 कितना कम है, 2 कम है, तो 2 दूनी 4% कम है। बैलेंस करने के लिए 4% एक्स्ट्रा प्रॉफिट करवा देंगे। कितने के समान पर, 1 रुपए के समान पर, यानी कि 10 + 4 14% के प्रॉफिट। सी ऑप्शन। दिस इज रिवर्स डेविएशन। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 92-93। 2 क्वेश्चन। अगला टाइप आपके सामने, बताओ कर पाओगे ना अभी ये वाला? ना बेटा अंकुश? करिए।
कितना आसान है। दो मोटरसाइकिल का सीपी सेम है, दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। सवाल ने चिक चिक के कह दिया। एक मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी मोटरसाइकिल को पहले वाले से 48 रुपए ज्यादा में बेचा जाता है। कुल लाभ 20% है। बताओ, दो मोटरसाइकिल हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों का क्रय मूल्य सेम है। पहली मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। कुल दोनों मोटरसाइकिल पे मिलाकर 20% का प्रॉफिट है दोनों पर मिलाकर, तो एवरेज 20 होना चाहिए। अगर सीपी सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट एवरेज होगा। इन दोनों का एवरेज 20 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के आधा करके 20 आना चाहिए। अगर एवरेज 20 है तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 40। 40 का आधा 20 होता है। तो अगर यहां 15% प्रॉफिट है तो सेकंड मोटरसाइकिल पर कितना प्रॉफिट होगा? 25%। 15 प्लस 25, 15 25 का एवरेज 20 आ जाएगा, क्योंकि पहली मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 20% लाभ पर। तो दूसरी मोटरसाइकिल को पहली वाली से कितने परसेंट ज्यादा लाभ पर बेचा गया? 10%। सवाल के अकॉर्डिंग दूसरी मोटरसाइकिल को पहली वाली से 48 रुपए ज्यादा में बेचा गया, तो 10% की वैल्यू 48 रुपए। प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 100% की वैल्यू पूछी है, 48,000 रुपए। ए ऑप्शन आंसर। सवाल एकदम सरल है अबे, नो डाउट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है एक और ऐसा ही 93, फिर उसके बाद जो है हम टाइप को चेंज करेंगे। नेक्स्ट बनाएं ए ऑप्शन। दो वस्तु एक्स और वाई का, अब लिखना कम है, लिखना कम है, सोचना ज्यादा से ज्यादा है। दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, उनके क्रय मूल्य सीपी सेम है। दो वस्तु एक्स और वाई के सीपी सेम है। वस्तु एक्स को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से 126 रुपए कम में बेचा गया। आर्टिकल वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से 126 रुपए कम में बेचा गया। दोनों वस्तुओं को बेचने से जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 14% है। दोनों वस्तुओं को बेचने पर निवल लाभ 14% है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ईच वस्तु का सीपी क्या है? तो दो वस्तुओं का सीपी से में पहले को 20% के लाभ पर बेचा गया, दोनों वस्तुओं पर ओवरऑल प्रॉफिट 14%। अगर ओवरऑल प्रॉफिट 14% है तो इन दोनों का सम 28 होना चाहिए। एवरेज 14 है तो टोटल क्या होगा? दो संख्याओं का एवरेज 14 तो टोटल 28 होगा। ये 20% है तो यहां पर कितना प्रॉफिट होगा? 8%। अरे कचरा लोग सोच पाओगे ना, 20 और 8 28 का आधा, ओवरऑल आ गया 14% प्रॉफिट। यानी कि आर्टिकल एक्स पे 20% प्रॉफिट हुआ है, वाई पे 8% प्रॉफिट हुआ है। तो आर्टिकल वाई पर एक्स से कितना कम प्रॉफिट हुआ? 11%, सॉरी 12%। क्लियर है? दोनों वस्तुओं का सीपी सेम है 100%। आर्टिकल वाई को एक्स से 126 रुपए कम में बेचेगा, 12% की वैल्यू 126 रुपए है। तो 1% कितना है? 12 दुसाम 120 और ये आ जाएगा 10.5। 1% की वैल्यू 10.5 है, 100% आएगा 1050 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है। इससे आसान तो कुछ नहीं दुनिया में। आप बोलोगे सर इससे आसान तो कोई सवाल दुनिया में बनता ही नहीं है, और क्या करवाओगे? अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप। चलिए नेक्स्ट, अगला टाइप। 4 क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों इस टाइप पे। टाइप का नाम है सेम सेलिंग प्राइस, ठीक है ना? टाइप का नाम है सेम सेलिंग प्राइस। बताओ अगला टाइप बनाएं। एकदम ठीक है रोहित, वस्तु 3 है, 2 नहीं है। अभी ने, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अलग से कुछ भी कंसेप्ट बताने का नहीं है। अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तु खरीदी, यानी कि 2 वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस है। 2 आर्टिकल खरीदे, कुल 624 में खरीदे। एक वस्तु को 14% के लाभ पर लॉस पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है,
तो उनके कॉस्ट प्राइस में क्या अंतर है, उनकी सीपी का डिफरेंस क्या है। बहुत बढ़िया और आसान सवाल। पहले बेसिक तरीका, अभी ने दो वस्तुएं खरीदी, मैंने मान लिया कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है ए और बी। अभी ने दो वस्तुएं खरीदी जिनका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ए और बी है। दोनों वस्तु कुल मिलाकर खरीदी हैं, दोनों वस्तुओं का जो टोटल सीपी है वो 624 रुपए है। पहली वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा। अब एक बात बताओ, एक वस्तु का क्रय मूल्य है ये, 14% के लॉस पर बेचा है पहली वस्तु को। अगर 100% से 14% कम में बेचोगे, लॉस में बेचोगे, तो सामान बिकेगा कितना, 86% में। दूसरी वस्तु को 14% के प्रॉफिट पर बेचा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बी है, 14% के प्रॉफिट में बेचोगे तो सामान कितने में बिकेगा, 114% में। बात क्लियर। 100% पे 14% का प्रॉफिट होगा तो सामान क्रय मूल्य के 114% में बिकेगा। तो यहां से दोनों आर्टिकल के ए और बी के सीपी का यानी कि क्रय मूल्य का क्या रेशियो आ जाएगा, ए से बी, ये उधर चला जाएगा 114/86। ये दोनों आर्टिकल के सीपी का यानी कि क्रय मूल्य का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। ये आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे हां जी सर। ये इस सवाल को करने का बेसिक है। मैंने दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल के बराबर कर दिया, क्योंकि सवाल में बोला गया है दोनों आर्टिकल का विक्रय मूल्य सेम है, कॉस्ट प्राइस अलग अलग है बट विक्रय मूल्य सेम है। तो प्यारे भाई ध्यान सुनो, पेपर में जब भी ऐसा सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है, ए से बी का रेशियो निकालना होता है तो इंटरचेंज हो जाता है। 86 आ जाता है बी के पास और 114 आता है मेरे दोस्तों ए के पास, 114 ए के पास। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो बता सकते। एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी 624 रुपए में, पहली वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा, दूसरी को 14% के प्रॉफिट पर बेचा। सीपी का रेशियो क्या आएगा भाई, ये वाला इधर आएगा, पहले 100 + 14 114 रेशियो, ये -14 उधर जाएगा दूसरी वस्तु के पास, 100 - 14 86 डायरेक्ट है। यह डायरेक्ट तरीका है मेरे प्यारे भी, आपको ये पूरा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात, आप बोलोगे हां जी सर। दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ गया। दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या है, 114 + 86। दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी है 200। 200 की वैल्यू सवाल में 624 रुपए दी है। दोनों आर्टिकल को 624 रुपए में खरीदा गया है। आपसे पूछा दोनों के लागत मूल्य में, कॉस्ट प्राइस में अंतर बताओ। भाई इसका सीपी 114, इसका 86 से डिफरेंस क्या है, 114 में से 86 घटाएंगे कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे 28। और आपसे 28 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 200 यूनिट की वैल्यू 624 रुपए है और सवाल में आपसे 28 यूनिट की वैल्यू पूछिए, जवाब देंगे 28 मतलब 7। आंसर जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। या फिर आप यहां पे 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 6, या 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, 87.36 बी ऑप्शन, 87.36। सॉल्व करना चाहते सॉल्व भी हो जाएगा। 200 की वैल्यू 624 से कितने गुना, 3.12, ये भी 3.12 हो जाएगा। 28 × 84 और 28 की 0.12 में गुणा करेंगे तो 280 और 56 यानी कि 336, 3.36। 84 में 3.36 रुपीज जोड़ लीजिएगा तो 87.36 रुपीज सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। 100 - 14 86। सिद्धार्थ पूछ रहे सर एक साल में सीजल निकालना संभव है क्या? सीजल तो 3 महीने निकालना भी संभव है, वो आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है कि आप कितने सक्षम हैं। ऐसे बालक भी है जिन्होंने 3 महीने की तैयारी में सीजीएल निकाला है और ऐसे बालक भी है जिनके 5 साल हो गए तैयारी करते हुए कुछ नहीं निकला उनका। निर्भर करता है कि आपका दिमाग किस स्तर पे काम करता है, आप मेहनत कितनी करते हो, आपका नसीब कितना है, आपने बचपन में कैसे पढ़ाई करी है, या फिर आप कितने सीरियस हैं।
कैसे आया? अरे क्या कैसे आया भाई? दोनों का टोटल सीपी 114 प्लस 86 200, 200 की वैल्यू 624 रुपए, दोनों का क्रय मूल्य। भैया सवाल पढ़ो, सवाल, सवाल को ढंग से पढ़ो। दोनों के सीपी का डिफरेंस 114 और 86 का डिफरेंस 28 यूनिट, 28 की वैल्यू पूछी है। नहीं भरत, आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक और सवाल ऐसा ही, बिल्कुल जवाब देंगे सब लोग। क्या आंसर है? मेंस के पेपर का पूछा हुआ 95 नंबर। करो जल्दी से, करो। रेशमा 1734 रुपए में दो वस्तुएं ए और बी खरीदती है। रेशमा 1734 रुपए में दो वस्तुएं खरीदती है, ए और बी। वह वस्तु ए को 16% के लॉस पर बेचती है और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है। बिल्कुल देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है। यहीं से सवाल सॉल्व होगा। बोला है यदि वस्तु ए को 1147.5 में बेचा गया तो ए पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। यानी कि सवाल सॉल्व करने के लिए ए का सीपी निकालना है। अब सुनो, दो वस्तु ए और बी 1734 में खरीदी गई। यह सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों मेरी बात को, बहुत प्यारा सवाल है। रेशमा 1734 में दो वस्तुएं खरीदती है, ए और बी। ए को 16% के लॉस पर बेचती है, बी को 20% के लॉस प्रॉफिट पर बेचती है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। मैंने अभी अभी आपको डायरेक्ट शॉर्टकट समझाया है कि ए पे 16% का लॉस है, ए पे 16% का लॉस है, बी पर 20% का प्रॉफिट है। तो 20 इधर चला जाएगा, 120। दोनों के सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा? 120 रेशियो। जब मैं सेलिंग प्राइस को बराबर करूंगा तो ये आएगा, ये 16 इधर आ जाएगा बी के पास, 100 माइनस 16 84। ये दोनों आर्टिकल ए और बी के सीपी का रेशियो आ गया। ये दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। तो प्रैक्टिस से आएगा बेटा। सेलिंग प्राइस सेम, लाइन नहीं दिखाई दे रही? दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, हैं? प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे? हुआ क्या है कि जैसे आर्टिकल ए का 16% लॉस हुआ, आर्टिकल ए को 84% बेचा, बी पे 20% का प्रॉफिट और बी को इतने में बेचा। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस को सेम करूंगा तो ए और बी के सीपी का रेशियो आ जाएगा। बट ये लाइन लिख के अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना है। डायरेक्ट ये चीज सिखाइए ना आपको। तो ए और बी के सीपी का रेशियो क्या आएगा? किससे चला जाएगा? 12 से। 12 दो साम 120, 12 सत्ते 84। तो दोनों आर्टिकल के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया भाई 10:7। मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए ए का कॉस्ट प्राइस चाहिए। रेशमा ने 1734 में दो वस्तु खरीदी थी। दोनों का टोटल सीपी क्या है? ए का 10 है, बी का 7। 10 और 7 17। तो सवाल में 17 यूनिट की वैल्यू 1734 है। 17 यूनिट की वैल्यू सवाल में 1734 कितने गुना? 102 गुना। 102, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 102 गुना। तो ए का सीपी क्या आएगा? 10 की वैल्यू भी 102 गुना हो जाएगी, 1020 रुपए। तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस आ गया 1020 रुपए। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ए का सीपी निकालना है? अरे भैया को कि पूछा ए के बारे में, बी के बारे में नहीं पूछा। तो आर्टिकल ए का सीपी आया 1020 रुपए में। अब सवाल में पूछा क्या है कि यदि ए को 1147.5 में बेचा जाए तो ए पर कितना लाभ होगा। तो भाई ए के सीपी की जरूरत है, बी से क्या मतलब मुझे, जब पूछा ही ए के बारे में। आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 1020 रुपए है। 1020 रुपए का सामान आर्टिकल ए को 1147.5 में बेचा जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 1020 का सामान 1147.5 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा भाई? 80 और 47, 127.5 का प्रॉफिट होगा। 127.5 का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना हुआ भाई साहब? ये परसेंटेज में कितना हुआ?
1020 का 10%, 1020 का 10% 102 होता है, 127.5 है, 10% से ज्यादा आएगा, 12 नहीं होगा। 1020 का 12%, 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आएगा। 1020 का 10% 102 होता है, 10% 10.5 से भी ज्यादा आएगा, हल्का सा ये आंसर है डी ऑप्शन 12.5। 12.5% प्रॉफिट है। 1020 का 12.5% है, 1/8 करके देख लो। 1000 का 1/8 125, और 20 का 1/8 होता है 2.5, तोड़ तोड़ के निकालो। देखो 125 में 2.5 जोड़ूंगा, 127.5 आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, 12.5%। ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व नहीं करना भैया, मैं तो ऑप्शन से उड़ाऊंगा। ऑप्शन से उड़ाने की कला जान लो, वरना एग्जामिनर तुम्हें उड़ा देगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है 96, करके बताओ। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन ऐसा ही, जवाब दीजिए। आया। विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 में खरीदी। विजय ने खरीदी है फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ, फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन 38,200 में खरीदे। दोनों सामानों का टोटल क्रय मूल्य है। फ्रिज को बेचता है 15% के लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस पर बेचता है। दोनों को समान मूल्य पर बेचता है।
ये लाइन देखते ही पता चल गया, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताओ। आपको सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है, दोनों की सीपी का रेशियो, सबसे घटिया टाइप है ये, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया हुआ है। फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा, वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस पर बेचा, तो 24% इधर जाएगा, 100 माइनस 24 76। वॉशिंग मशीन को 15% के प्रॉफिट पर बेचा, 15 फ्रिज को 15% के प्रॉफिट पर बेचा, इधर आएगा 100 प्लस 15 115, यानी कि दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ गया। आपसे पूछा वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 115, 115 में छुपा होता है 23, 23 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है सी, यही उत्तर हो जाएगा। मैं आगे भी नहीं करूंगा इस सवाल को, मैं केवल इतना ही देखूंगा बस। सॉल्व करना है तो एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। दोनों का टोटल क्रय मूल्य क्या है भाई, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का जोड़ूंगा, दिस प्लस दिस, 6 5 11 का 1, 7 3 8 11 19, दोनों का टोटल क्रय मूल्य है 76 प्लस 115 191। इसकी वैल्यू सवाल में 38,200 रुपए दिए, कितने गुना, तो आप कहोगे सर 200 गुना, 200 टाइम्स। आपसे यहां पे पूछा वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 115 यूनिट, तो 115 की वैल्यू भी 200 गुना आ जाएगी, यानी कि 23,000 रुपए वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य होगा। सी ऑप्शन आंसर है, कर पाओगे। हाँ जी राहुल रंजन जी, समझ में आया, ठीक। चलो एक सवाल और करेंगे बच्चों यहां पर, फिर मैं टाइप को चेंज कर दूंगा। एक जो इंपॉर्टेंट टाइप है उसमें मैं कई कई सवाल करवा रहा हूं बाल को। अब आप इतना भी नहीं सीखोगे तो क्या होगा। अब देखो, ये देखिए सवाल नंबर 2017 की मेंस की परीक्षा में सवाल आया था। क्या आप ये क्वेश्चन करने की ताकत नहीं रखते भाई लोगों, बताओ जल्दी से। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 में खरीदी। एक विलेजर ने खरीदा है बकरी और भेड़, दोनों को मिलाकर खरीदा है 14,250 रुपए में। उसने बकरी को उसने भेड़ को जो है 10% के लाभ पर बेचा है, बकरी को 20% के लॉस पर बेचा है। दोनों जानवरों को सेम प्राइस पर बेचा है ना, ही सोल्ड बोथ दी जानवर एट सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम है। तो आपसे पूछा सस्ते जानवर का क्रय मूल्य, आपसे पूछा सस्ते जानवर का, सेम टाइप है, ठीक है भाई। भेड़ को 10% के लाभ पर बेचा, हाँ जी भाई आप ठीक है, आगे साउंड ओके। चलिए, तो भाई ये चारों क्वेश्चन सेम टाइप के थे, इनका मैंने बेसिक भी बताया, लेकिन आपको बेसिक बेसिक के चक्कर में नहीं पड़ना, शॉर्टकट से आपको करना है। क्यों हुआ मैंने कारण भी समझा, बताओ कितने गुना है, 14,250 को 19 से भाग करोगे, 19 सत्ते 33, बचेगा 9, 19 पंजे 95, 750 गुना। तो 8 की वैल्यू भी 750 गुना होगी, यानी कि कितना आएगा, 75 चौका 300, 75 अट्टे 600 होता है 6,000 रुपए। तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य 6,000 है, कहां गया, डी ऑप्शन, यही सवाल का आंसर है डी। चलिए
मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे और मैं स्टूडेंट्स आगे चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए, सवाल नंबर है 98। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, एक ही सवाल करवाऊंगा बच्चों, इस टाइप का एक ही सवाल बनाएंगे। 98 नंबर सवाल जल्दी से करेंगे। जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट 2100 और 3150 में खरीदे। पहले जैकेट को के परसेंट के लाभ पर, दूसरे जैकेट को के परसेंट के लॉस पर बेचा गया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। के का मान ज्ञात करें। बताइए। जोसेफ भाई ने दो जैकेट खरीदे। पहला जैकेट 2100 रुपए का खरीदा है, दूसरा जैकेट 3150 रुपए का खरीदा है। अलग अलग दाम में खरीदे। पहले जैकेट को के परसेंट लाभ पर बेचा गया, दूसरे जैकेट को के प्रतिशत के नुकसान पर बेचा गया। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। मैंने आपको परसेंटेज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है कि अगर आप किसी संख्या को के परसेंट बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है बच्चा, 1 प्लस के परसेंट। याद है किसी को कि सब भूल गए? किसी संख्या को के प्रतिशत बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1 प्लस के परसेंट। के परसेंट घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के प्रतिशत। भाई प्रॉफिट लॉस का मतलब है कॉस्ट प्राइस को। अगर मैं आपसे कहता हूं पहले जैकेट को के प्रतिशत लाभ पर बेचा, इसका मतलब ये हुआ साधारण भाषा में कि पहले सामान को इसके क्रय मूल्य से के प्रतिशत ज्यादा दाम पर बेचा है। तो 2100 रुपए पे के परसेंट का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में, 2100 का 1 प्लस के प्रतिशत में बिका है। दूसरे सामान पे के प्रतिशत का लॉस हुआ तो दूसरा सामान बिका कितने में, 3150 रुपए का खरीदा था, के परसेंट का लॉस हुआ तो 3150 रुपए का 1 माइनस के परसेंट में दूसरा सामान बिका। पहला सामान इतने रुपए में बेचा गया, दूसरा सामान इतने रुपए में बेचा गया। दोनों का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य सेम है तो इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। ठीक है जी, एक ही सवाल करवा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। बताओ किससे जाएगा जी ये? 1050 से जाएगा। 105 दूनी 210, 105 ते 315, 3 बार। भाई 2 एकम 2, ये 3 एकम 3, 3 और 2 का डिफरेंस, 2 की 1 में गुणा 2, 3 की 1 में गुणा 3, 3 और 2 का डिफरेंस 1। ये प्लस 2 के परसेंट, ये माइनस 3 के, माइनस का 3 के, माइनस प्लस का 2 के, तो आएगा 5 के परसेंट। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे बट मैंने आपको सॉल्व भी करके बता दे। के परसेंट आ गया 1/5। अगर के परसेंट 1/5 आए, के परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू है तो के का मान कितना आएगा, 20। 20% होता है ना 1/5, तो के की वैल्यू 20 आ जाएगी। के की वैल्यू 20 आ जाएगी। 20% 1/5 होता है। ठीक है ना? आप इस सवाल को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो बच्चों की कौन सा ऑप्शन यहां पर संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो ये वैरायटी थी आपका सेम सेलिंग प्राइस की मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? यहां से मैंने आपको 5 सवाल कराए। पहले मैंने आपको बेसिक बताया जिसमें आपको ए बी मान के करना है, लेकिन उतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने वहां से शॉर्टकट बना दी जिससे आप डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हो। इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको परसेंटेज रेशियो का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान। आपका परसेंटेज रेशियो कमजोर है, इसका मतलब यह मान लीजिए आपका पूरा अर्थमेटिक कमजोर है। अगला टाइप, अगला टाइप करेंगे, लास्ट टाइप करेंगे आज की क्लास का। 2 सवाल होंगे बच्चों इस टाइप पर, 99 और 100, 99 नंबर और 100 नंबर। देखो बच्चों, देखो मैं आपसे कहता हूं नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या मतलब है इस बात का?
ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। इसका मतलब आपने कितना कमाया? जीरो। आपने ना कुछ कमाया ना ही आपने कुछ गंवाया, यानी कि आप जितना पहले थे आज भी उतने पर ही हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ना तो आपने कुछ पैसा कमाया है ना ही आपको किसी पैसे का नुकसान हुआ है। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस से दो अर्थ निकलते, मैं आपको दोनों अर्थ समझाऊंगा। सपोज आपने परचूने की दुकान खोली, परचूने की दुकान पर आप साबुन और तेल रखते हो। सपोज आपने परचूने की दुकान खोली और उस पर आप साबुन और तेल रखते हो। क्या रखते हो? साबुन और तेल। ठीक है। साबुन का सीसी, साबुन की पैकेट लाते हो आप, साबुन का पैकेट लाते हो आप 80 रुपए का। साबुन बढ़िया वाली रखते हो आप अपनी दुकान में 80 रुपए का। और तेल का पैकेट लाते हो बच्चा आप 150 रुपए का। तेल का डिब्बा आप लाते हो 150 रुपए का। क्रिय मूल्य बता रहा हूं मैं आपको, क्रिय मूल्य। ठीक है ना। होता क्या है, एक दुकानदार बहुत सारे आइटम अपनी दुकान में रखता है, बहुत सारे आइटम, साबुन तेल नमक चीनी पानी सब रखता है। फिर हर सामान को बेचता है, हर सामान पे अलग अलग फायदा होता है। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में, ओवरऑल लेन देन में, कुल लेन देन में, पूरी दुकानदारी में ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना ही आपको लॉस हुआ, इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं कि आप भाई दुकानदारी, तो दुकानदार एक जगह से सामान खरीद के लाएगा और ग्राहक को बेचेगा। दुकानदार साबुन 80 रुपए का खरीद के लाया, तेल को 150 रुपए का खरीद के लाया। अब आप मुझे बताओ, दुकानदार ने साबुन 80 रुपए की खरीद के लाया था, 100 रुपए में बेच दी, 100 रुपए में। तो आप बताओ तेल को कितने रुपए में बेचना चाहिए? तेल को कितने रुपए में बेचना चाहिए जिससे दुकानदार को ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो? तेल को कितने रुपए में बेचना चाहिए जिससे दुकानदार को ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो? जवाब दो। एक दुकानदार साबुन 80 की खरीद के लाया, तेल 150 रुपए का, एग्जाम्पल ले रहा हूं। उसने साबुन को 100 रुपए में बेचा। तेल को कितने दाम पर बेचना चाहिए कि दोनों वस्तुओं को बेचने से पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो? तेल को किस दाम पर बेचना चाहिए? किस दाम पर बेचे जिससे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो? सोच समझ के बताओ भाई, इसमें कोई गणित नहीं है, इसमें आपके पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है, आपने कितना पढ़ा है कितना छोड़ा है। यह तो एक जनरल व्यवहार की चीज है, एक बिना पढ़ा लिखा दुकानदार भी इस बात को जानता है। जो बालक इस साल को भी गलत कर रहे हैं ना, वो बालक तो दुकान खोलने लायक भी नहीं है, इतनी बुरी हालत है उनकी। एक दुकानदार साबुन खरीदता है 80 रुपए में, तेल खरीदता है 150 रुपए में। साबुन को 100 रुपए में बेचा, यानी कि मेरे दोस्तों साबुन पे कितना प्रॉफिट कमाया? 20 रुपए। साबुन पे कितना प्रॉफिट कमाया? 20 रुपए। अगर साबुन पे 20 रुपए का मुनाफा हो गया और तेल पे 20 रुपए का नुकसान हो जाए, आदमी जीरो पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आदमी जीरो पे आ जाएगा। भाई आपके दो बिजनेस चलते हैं, पहले बिजनेस पे आप 1 लाख रुपए कमाते हो, दूसरे बिजनेस पे आप 1 लाख रुपए खो देते हो। तो ओवरऑल एक महीने में आपकी कमाई कितनी हुई? जीरो। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। आपके दो बिजनेस चलते हैं, पहले बिजनेस में आप एक महीने में 1 लाख रुपए कमाते हो, दूसरे में आप 1 लाख रुपए का नुकसान उठा लेते हो। तो दोनों बिजनेस से मिलाकर एक महीने में कितनी कमाई हुई? जीरो। 1 लाख का फायदा, 1 लाख का नुकसान, जीरो पे आ गया। तो अगर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस कमाना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा, अगर साबुन पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो तेल पे 20 रुपए का नुकसान, तेल को 20 रुपए के नुकसान में बेचना होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दूसरे पे 20 रुपए का नुकसान हो गया, और ओवरऑल कहां आ गए आप? जीरो पे। जीरो पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि आपको तेल को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा बेटा? तेल को 130 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर आप देखोगे मेरे दोस्तों,
एक दुकानदार ने बहुत सारा सामान अपनी दुकान में लगाया, बहुत सारा सामान है भाई, साबुन भी खरीद के लाया, वो तेल भी खरीद के लाया। साबुन और तेल खरीदने में टोटल खर्चा कितना हुआ? साबुन और तेल खरीदने में टोटल खर्चा हुआ 230 रुपए का। 80 प्लस 150, 230 रुपए। साबुन और तेल उसने बेचा तो सामान बिका कितना में? साबुन 100 रुपए का बिका, तेल 130 रुपए का बेचा, सामान अभी भी 230 का बिका है। यानी कि जितने रुपए का टोटल सामान खरीदा था उतने रुपए में ही आपको टोटल सामान बेचा गया। यहां से दो अर्थ निकलते, दोनों अर्थ आपको पता होने चाहिए। दो मीनिंग होते हैं बेटे यहां पर, दो मीनिंग। अगर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब है कि आपने टोटल सामान जितने रुपए का खरीदा था, टोटल सामान आपने 80 प्लस 150, 230 रुपए का खरीदा था, टोटल सामान आपका 130 रुपए का ही बिका। जितने रुपए का टोटल सामान खरीदा था उतने ही रुपए का टोटल सामान बिक गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं बेटा मानव, परसेंटेज अलग है। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी। दूसरा अर्थ, अगर आप साबुन पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, देखो सिंपल सी बात है, लॉजिकली सोचो, भगवान के लिए प्लीज लॉजिकली सोचो। आप दो वस्तु खरीद के लाते हो, एक वस्तु पे 20 रुपए का फायदा हो जाए, दूसरे पे 20 रुपए का नुकसान हो जाए, ओवरऑल आप जीरो पे आ जाओगे, सड़क पे आ जाओगे, ना प्रॉफिट ना लॉस। यानी कि एक वस्तु पे आप जितना प्रॉफिट कमाओगे, दूसरी वस्तु पे आपको उतने ही रुपए का नुकसान अगर हो जाए, तो मेरे दोस्तों ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। दोनों मतलब यहां से निकलते हैं। मानव कह रहे हैं सर साबुन पे 25% प्रॉफिट है, तेल पे भी 25% लॉस होना चाहिए। बेटा मानव, परसेंटेज क्या है? परसेंटेज बेस मान के निकाली जाती है सीपी को। साबुन का सीपी अलग है, तेल का सीपी अलग है। समझ में आया कि नहीं? हद होती है किसी चीज की, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो यार। तुम लोग कैसे बालक हो? अब इसी पर बेस्ड सवाल है, जरा करके बताओ इस सवाल को। सुजाता ने कुल 1080 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। सुजाता ने दो वस्तुएं खरीदी कुल 1080 रुपए में। एक को 25% के लाभ पर बेचा। सुजाता ने दो वस्तु खरीदी कुल 1080 रुपए में। एक वस्तु को 25% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के लॉस पर बेचने से उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। दोनों वस्तुओं के क्रिय मूल्य के बीच कितना अंतर है? दोनों के सीपी के बीच क्या डिफरेंस है? ये सवाल पिछले सवाल की तरह नहीं है बिल्कुल भी। यहां एक लाइन ने पूरा खेल बदल दिया। पूरे लेन देन में उसे ना तो कोई लाभ हुआ ना ही हानि हुई। सी नाइदर गेन्स नॉर इनकर से लॉस, ना तो उसे पूरे ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। सुजाता ने दो वस्तुएं खरीदी। मैंने मान लिया दो वस्तुएं खरीदी हैं ए और बी, उनके सीपी क्या है? उनके क्रिय मूल्य ए और बी हैं। पहली वस्तु पे 25% का लाभ हुआ, पहली वस्तु पे 25% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे 20% का लॉस हुआ, दूसरी वस्तु पे 20% का लॉस हुआ। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। इसका मतलब यह हुआ कि पहली वस्तु पर जितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है, दूसरी वस्तु पर उतने ही रुपए का नुकसान हो गया। यानी कि बराबर होना चाहिए। पहली वस्तु पर होने वाला लाभ दूसरी वस्तु पर होने वाले नुकसान के बराबर है। दो तरीके के सामान आपने खरीदे, पहली वस्तु पर जितना लाभ हुआ दूसरी वस्तु पर उतने ही रुपए का नुकसान हो गया और ओवरऑल ट्रांजैक्शन क्या रहा? जीरो। यानी कि दोनों आर्टिकल ए और बी के सीपी क्रिय मूल्य का रेशियो क्या आएगा भाई साहब? 5 पंजे 25, 5 24। दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आएगा भाई 4/5। क्रिय मूल्य का अनुपात दोनों आर्टिकल के 4:5 आएगा। ये पिछले सवाल की तरह नहीं था। पिछले सवाल में इस सवाल में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। नहीं मानव, बिल्कुल नहीं। पिछले सवाल में सेलिंग प्राइस सेम था, यहां मेरे दोस्तों ना नो प्रॉफिट नो लॉस है। दोनों के सीपी का रेशियो आ गया, दोनों का टोटल सीपी 1080 है, दोनों का टोटल सीपी क्या है? 4 5 9। 9 की वैल्यू 1080 रुपए है।
सीपी का अंतर, सीपी का अंतर है 1 यूनिट, दोनों के सीपी का अंतर, एक की वैल्यू क्या आएगी 12 × 108 120 रुपए, दोनों के क्रिया मूल्य का अंतर 120 रुपए, पहला ऑप्शन। 4 और 5 का डिफरेंस 1 यूनिट, एक की वैल्यू 120 रुपए, कोई एलिगेशन फैलिगेशन नहीं। ठीक है जी। एक सवाल और अभी करवाऊंगा क्योंकि कल तक आप भूल जाओगे, फिर पूछोगे कैसे आया कैसे आया। ठीक है, एक सवाल और करो जल्दी से, सवाल नंबर 100 बनाए। एक व्यापारी 7500 रुपए में 2 आइटम खरीदता है, वह 16% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है और दूसरी वस्तु को 14% के लॉस पर बेचता है। सौदे में वह ना तो कोई लाभ कमाता है ना ही कोई नुकसान होता है। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है? यहां पर दोनों वस्तुओं की लाइन इंपॉर्टेंट है, ये बैंकिंग का सवाल है, बैंकिंग का प्रीवियस ईयर पूछा गया है। दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस पूछा है, सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में नहीं पूछा, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है, सेलिंग प्राइस का। जवाब दो भाई, इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा, फटाफट फटाफट बताएंगे। एक व्यापारी 7500 रुपए में 2 आइटम खरीदता है, पहले वस्तु को 16% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 14% के लॉस पर बेचता है। भाई मैंने मान लिया दोनों आर्टिकल के जो क्रिय मूल्य हैं ए और बी हैं, 2 आर्टिकल खरीदे ए और बी, उनके सीपी क्या है ए और बी। पहले आर्टिकल पे 16% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे आर्टिकल पे 14% का लॉस हुआ, 14% का लॉस। क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो क्या आएगा, ये बराबर होना चाहिए। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में ना लाभ हुआ है ना हानि, इसका मतलब पहले आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट हुआ है दूसरे आर्टिकल पे उतने ही रुपए का लॉस हो गया। तो दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो क्या आएगा भाई, ए से बी का रेशियो क्या आएगा, 14 इधर जाएगा 16 इधर, 7:8। तो ये दोनों आर्टिकल के क्रिय मूल्य का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, सीपी का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर सीपी का, लेकिन पूछा क्या है, दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताओ। ये तो सीपी आ गया, मुझे तो सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। पहले आर्टिकल पे 16% प्रॉफिट है, दूसरे पे 14% लॉस। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो यहां पे 2 जीरो बढ़ा देते हैं, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो यहां पर 2 जीरो बढ़ा देते हैं कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। पहले आर्टिकल पे 16% का लाभ हुआ, 700 रुपए के सामान पे 16% का लाभ हुआ, तो सामान बिका कितने में, 700 प्लस 16 7 112, ये आ गया मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस पहले आर्टिकल का। दूसरे आर्टिकल पे 14% का लॉस हुआ, 800 रुपए पे 14% का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में, 800 और 14 8 112, दूसरा सामान बिका इतने में। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, मैं वैसे पूरा जोड़ के भी लिख सकता हूं, ये पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, ये दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। आपसे इनका भी डिफरेंस पूछा गया है, बताओ इनका डिफरेंस क्या आएगा। पहले आर्टिकल पे 16% प्रॉफिट हुआ, कितने में, 700 का 16% 112 होता है, 700 प्लस 112 में का, यहां पे 14% का लॉस हुआ, 800 माइनस 112 में का, 800 112 का लॉस है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखो, 112 में से माइनस का 112 घटाऊंगा 224, और 700 में से 800 घटा दूंगा माइनस का 100, यानी कि 124 आ गया। दोनों के सीपी का डिफरेंस आ गया, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ गया 124। 124 मतलब 31 का मल्टीपल आएगा, ये आंसर है सी ऑप्शन, 31 का मल्टीपल। दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, 7500 रुपए। दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या, जवाब दो। पहला सामान का सीपी 700 है, दूसरे का 800 है, तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस है 1500। 700 प्लस 800 1500, दोनों सामान 1500 में खरीदे। 1500 की वैल्यू सवाल में 7500 रुपए दी है, कितने गुना, 5 गुना। आपसे पूछा दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 124 यूनिट, इसकी वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 620 रुपए सवाल का आंसर है ना। मेरे को कैलकुलेशन कम से कम करनी है तो मुझे अच्छा और आसान लगाए। पहले सामान का सीपी 700 है, 700 पे 16% प्रॉफिट कमाएंगे तो सेलिंग प्राइस इतना होगा। दूसरे का सीपी 800, 800 पे 14% का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस ये होगा। अब इनको जोड़ूं फिर घटाऊं, मेरी डबल मेहनत हो जाएगी कि नहीं, मुझे मेहनत कम करनी है। सेलिंग प्राइस का क्या पूछा, डिफरेंस बने, डायरेक्ट डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या है,
इसमें से इसको घटा दिया, 112 में से माइनस 112 224, 700 में से 800 माइनस 100, 224 माइनस 100 124 की वैल्यू निकाल ली डायरेक्ट। जबरदस्त और बेहतरीन सवाल। टाइप ओवर। आज इतना ही, बाकी कल ये शीट समाप्त कर देंगे हम। बाय।